काम, काम और प्रेम, बस यही तो है। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्सियत की विचारधारा की जिन्हें पूरा विश्व सिगमंड फ्राइड के नाम से जानता है। सिगमंड फ्राइड वो शख्सियत जिन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो। यहाँ पे अगर मुख्य रूप से अगर नाम लिया जाता है, सम्मानजनक जो नाम लिया जाता है, उस शख्स का नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की विचारधारा थी कि मानव के विकास के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है काम प्रवृत्ति की। काम प्रवृत्ति के लो, काम चेतना के लो, इंग्लिश में सेक्स के लो। तो ये के इनका मानना था कि मानव के विकास में काम प्रवृत्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और काम प्रवृत्ति शब्द की जगह इन्होंने जो शब्द काम में लिया था काम प्रवृत्ति के स्थान पर, और वो शब्द था लिबिडो। लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति के बारे में, लिबिडो के बारे में गहनता से अध्ययन करने वाला जो शख्स है वो है सिगमंड फ्राइड। जब शुरुआत में इन्होंने इसके संदर्भ में बताया था, इसके संदर्भ में बातें बताई थी, गहनता से अध्ययन किया था, तो काफ़ी इनका विरोध हुआ। लेकिन धीरे 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 वही बातें, वही नियम, वही सिद्धांत वर्तमान में मान्य है, माने जाते हैं। और वर्तमान में बहुत सारे सिद्धांत जो है इन्हीं की बातों पर, इन्हीं की विचारधाराओं पर आधारित है। तो बात कर लेते हैं अपन सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड के इस अपन जो है आज वाले जो इस टॉपिक के अंदर पूरे इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने मानव मन के कितने प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के कितने प्रकार बताए हैं, ये जो लिबिडो ग्रंथि है इसके बारे में क्या कहा है, ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, नार्सिज्म, बहुत सारी जो बातें इन्होंने बताई है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं, थोड़ा सा अपन इसकी जीवनी की देख लेते हैं। सिगमंड फ्राइड, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ फ्रीबर्ग में। फ्रीबर्ग एक ऑस्ट्रिया में एक स्थान है जहाँ पे इनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। 6 मई 1856 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिताजी वो भी बड़े रंगीले मिजाज के थे, ये तो थे ही, इनके पिताजी और भी रंगीले मिजाज थे। 2 उनके पत्नी थी, तीसरी से और उसने क्या कर ली, शादी कर ली। तीसरी से और उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। और शादी की तो उनको फ़ायदा भी मिला। क्या फ़ायदा मिला? उनके 7 बच्चे हुए। और 7 बच्चों में सबसे बड़ा जो बच्चा था वो है सिगमंड फ्राइड, जिसको अपन फ्राइड के नाम से जानते हैं। वो 7 बच्चों के अंदर सबसे बड़ा बच्चा था। चौंकने वाली बात नहीं है, पुराने ज़माने में तो ये बहुत कम संख्या है, पूरी क्रिकेट टीम हुआ करती थी, है ना। ये तो 7 की बात कर रहे अपन। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन था? सिगमंड फ्राइड था, इनके पिताजी की। इनका शुरुआती जो दौर निकला है, शुरुआत के जो 2 साल 3 साल निकले थे वो फ्रीबर्ग में निकले। लेकिन पूरा जो जीवन है, जो कर्मस्थली है, वो इनकी निकली है वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया। और आजकल एग्ज़ाम में आपने कंपटीशन की जो पुस्तक देखी होगी, किताबें देखी होगी, तो वियना ऑस्ट्रिया ही आता है। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि पूछता है, क्योंकि पूरा जीवन जो इनका निकला है वो कौन से स्थान पे निकला है? वियना ऑस्ट्रिया में। यहीं पे ये रहे, यहीं पे पले बड़े हुए, यहीं पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, यहीं पे इन्होंने जो है मेडिकल ऑफ साइंस, क्योंकि ये चिकित्सक भी थे, मेडिकल ऑफ साइंस की इन्होंने डिग्री हासिल की वियना विश्वविद्यालय से। और यहीं पे वियना ऑस्ट्रिया में सन 1900 के अंदर, सन 1900 में इन्होंने एक पुस्तक जो प्रकाशित की थी, उस पुस्तक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इस नाम की इन्होंने किताब जो है प्रकाशित की। और यही किताब है जो इनको फेमस करती है, फेमस बनाती है, प्रसिद्धि दिलाती है। वो पुस्तक कौन सी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और इसी समय से, सन 1900 से, इसी समय से इनकी विचारधारा की उत्पत्ति मानी जाती है। और उस विचारधारा को अपन जिस नाम से जानते हैं वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, जिसे मनोविज्ञान में संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संप्रदाय कहते हैं। इंग्लिश में मनोविज्ञान में इसको कहते हैं स्कूल। ये वो वाला स्कूल है नहीं है जहाँ पे हम जाना नहीं चाहते थे, विद्यालय वाला स्कूल नहीं है। यहाँ पे स्कूल का मतलब होता है संप्रदाय।
तो इनके द्वारा सन 1900 में जो विचारधारा चली उसको अपन बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। और विचारधारा से इसमें और भी व्यक्ति शामिल थे, जैसे इनके शिष्यों की बात करें तो यूंग या जूंग के लो, वो भी इनका शिष्य था जो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित था। एडलर के लो, सुलेमानी के लो, एरिक्सन के लो, ये सारे इनके विचारधारा से सहमत थे, इनके मनोविश्लेषणवाद से सहमत थे, मनोविश्लेषणवादी कहलाते हैं। तो ये 1900 में इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। सिगमंड फ्राइड जिनका जन्म फ्रीबर्ग में हुआ लेकिन वियना ऑस्ट्रिया में रहा और यहीं पे इनको क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, 1938 की बात करते अपन। कब की बात कर रहे हैं, 1938 की। 1938 में एक नाजी विद्रोह हुआ। जब भी नाजीवाद की बात होती है, प्रबुद्धवादी की बात होती है, तो एक शख्सियत का नाम हमारे सामने आ जाता है और वो शख्स है हिटलर। 1938 में हिटलर इनका बहुत ही ज़्यादा विरोधी था। और हिटलर ही नहीं, उस समय जो समाज था वो सब इनका विरोधी था। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम भावना पर, काम चेतना पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो लोगों का ये मानना था कि ये जो शख्सियत है ये काम भावना को जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, समाज में गंदगी फैला रहा है, इसकी जो है मानसिकता अच्छी नहीं है, ये गलत बातों को क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है ना, इस प्रकार से। तो 1938 में हिटलर ने इनका क्या किया था, विरोध किया था। हिटलर ने इनका विरोध किया था और बहुत से समाज के जो विद्वान थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। इसीलिए इनको वियना ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। वियना ऑस्ट्रिया छोड़कर ये लंदन चले गए। कहाँ पे चले गए थे, लंदन चले गए थे। लंदन में जाने के बाद में लंदन के वासियों ने, लंदन के निवासियों ने इनका समर्थन किया, इनका स्वागत किया, इनका भव्य स्वागत किया, इनको रखा और इन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना दिया गया। सोसाइटी, इन्हें क्या बना दिया गया, रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना दिया गया। और 1938 में 30 सितंबर 1939 ये वो आखिरी दिन था जब सिगमंड फ्राइड सभी को छोड़कर चले गए। लंदन में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और ये 30 सितंबर 1939 को सलट गए, जिसे अपन बोल सकते हैं कि परलोक सिधार गए। परलोक सिधारने के पीछे जो एक कारण माना जाता है कि ये सिगार बहुत पिया करते थे। सिगरेट से बड़ी होती है सिगार बहुत पिया करते थे। बहुत से लोग इनको कहते थे कि आप सिगार छोड़ दो, ये ऐसी है, ये वैसी है, आपकी जो विचारधारा है उसको छोड़ दो, आपके जो बातें हैं उसको आप चेंज करो, बहुत सी चीज़ें ये कहते थे। तो इनका एक फेमस डायलॉग था जो ये अक्सर कहा करते थे कि ए सिगार इज ए जस्ट ए सिगार, यानी कि सिगार ही होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिगमंड फ्राइड कहता है कि जो आदमी जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। बनावटीपन जो है वह खुद की जो शख्सियत है, खुद की पहचान है, उसको क्या कर देती है, खो देती है, खुद को लुप्त कर देती है। तो इस प्रकार का एक डायलॉग था जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। तो ये सिगार बहुत पीते थे। सिगार पीने के कारण इनको मुंह का कैंसर हो गया था और उसके बाद में 30 सितंबर 1939 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये छोटा सा इनका इतिहास है, छोटी सी इसकी चीज़ें हैं। लेकिन अपन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिलती है, बहुत सारी बातें अपने को मिलती है। जैसे कि बात करें इनके मनोविश्लेषणवाद, तो आपको ध्यान में रखना है मनोविश्लेषणवाद की जो उत्पत्ति मानी गई है सन 1900 से मानी गई है। और इसके समर्थक जो थे यूंग या जूंग, एडलर, एरिक्सन, इनको इसका क्या माना जाता है, समर्थक माना जाता है। और 6 मई 1856 को इनको जन्म हुआ था, फ्रीबर्ग में हुआ था, निवासी वियना ऑस्ट्रिया के थे। लेकिन मृत्यु जो हुई थी 30 सितंबर 1939 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, लंदन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लंदन में। अब बात करते हैं अपन इस सिद्धांत के अंदर। तो इन्होंने सिद्धांत के अंदर बहुत सारी बातें बताई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं काम प्रवृत्ति की। काम प्रवृत्ति, जिसे काम चेतना कह लो या सेक्स फैक्टर कह लो। तो सबसे पहले इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि मनुष्य जन्मजात ही काम प्रवृत्ति को लेकर आता है, यानी कि जो शिशु है उनमें भी काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा किसका मानना था, सिगमंड फ्राइड का। और सिगमंड फ्राइड कहता है कि जो काम प्रवृत्ति है ये मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नेचुरल जो है प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसका कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस काम प्रवृत्ति का दमन करता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, अनएडजस्टमेंट हो जाता है, जो उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने।
सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति के जगह जो शब्द काम में लिया था वो शब्द है लिबिडो। लिबिडो, लिबिडो शब्द का प्रयोग किया था। तो जब भी आपके सामने अगर पूछ ले आपसे कि लिबिडो क्या है, तो काम प्रवृत्ति को या यूं कह लीजिए यौन ऊर्जा को, यौन ऊर्जा को सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, लिबिडो का है। ये सबसे इसका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके आगे बात करें, इन्होंने 2 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में बताया है। कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में जिसको अपन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, 2 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में बताया इन्होंने। एक ग्रंथि है इडिपस ग्रंथि, इडिपस, इंग्लिश में जिसको अपन ओडिपस भी बोलते हैं ग्रंथि, और एक ग्रंथि है इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इन्होंने 2 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में बताया है, इडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि एक पुरुष महिला की तरफ आकर्षित होता है, एक महिला पुरुष की तरफ आकर्षित होती है। तो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है वो इन्हीं ग्रंथियों के कारण होता है, इडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड कहता है कि जब शिशु जो होता है, चाहे वो लड़का है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ से प्रेम करेगा। यानी कि लड़के का पहला प्यार अपनी माँ होती है, और जो बच्ची है, एक लड़की है, उसका पहला प्यार अपना पिता होता है। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड। मैं नहीं कह रहा हूँ, सिगमंड फ्राइड कहता है कि लड़का जो होता है, छोटा जो शिशु है, छोटा जो बाल्यावस्था में है या उससे भी छोटा है, वो अपनी माँ की तरफ आकर्षित रहेगा, और एक जो लड़की है, छोटी सी बच्ची है, वो अपने पिता की तरफ ज़्यादा क्या रहेगी, आकर्षित रहेगी। ऐसा किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने। इसके पीछे रीजन क्या बताया, इसके पीछे रीजन बताया इडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। इन्होंने कहा इडिपस जो ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है, लड़कों में पाई जाती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। इस इडिपस ग्रंथि को अगर अपन हिंदी में कहें तो यह है पितृ विरोधी ग्रंथि होती है, पितृ विरोधी ग्रंथि कहलाती है, और इसे मातृ विरोधी ग्रंथि कहते हैं, विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इस ग्रंथि के कारण लड़के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित रहते हैं। छोटे बच्चे जिसमें जन्म से ही काम भावना होती है, सिगमंड फ्राइड का मानना है, और वह इसके कारण अपनी माँ की तरफ क्या रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। लड़के अपनी माँ से प्यार करते हैं, लड़कों का पहला प्यार अपनी माँ होती है। ऐसा किसने कहा है, इडिपस सिगमंड फ्राइड ने कहा है। किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड। और ये वो वाला प्रेम नहीं है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं माँ के लिए ये कर सकता हूँ, वो वाला नहीं। वही वाला प्रेम है जो किशोरावस्था में बाद में जो स्टार्ट होता है, जो अपन समझने के बाद में जो समझने के बाद में जो अपने को पता चलता है, वही प्रेम। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड। यानी कि लड़के अपनी माँ से और लड़कियां अपने पिता से क्या करती है, प्रेम करती है। किस ग्रंथि के कारण, इडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। इसके पीछे भी एक विचारधारा और है, एक मिथक है, एक कहानी है, एक पौराणिक कथा है कि यूनान के अंदर क्या हुआ करता था। यूनान प्रांत में है एक राजकुमार था, राजकुमार। तो ऐसा कहा जाता है कि यूनान प्रांत में एक राजकुमार था, और उस राजकुमार को अपनी माँ से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। वो अपनी माँ से इतना मोहब्बत करने लग जाता है, इतना प्रेम करने लग जाता है कि उसको जो पिता है वो आंखों में चुभने लग जाता है, उसको भाता नहीं है, वो उसका विरोध करने लग जाता है। और राजकुमार ने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। पितृ हत्या कहलाया राजकुमार, और तभी से उसका जो नाम दिया गया वो दिया गया इडिपस। इस राजकुमार को जो नाम दिया गया वो दिया गया इडिपस। इस प्रकार की कहानी मिलती है। सेम कहानी इलेक्ट्रा के संदर्भ में मिलती है कि एक राजकुमारी होती है, और उस राजकुमारी को अपने पिता से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। पिता से प्रेम होने के कारण वो अपनी माँ से नफरत करने लग जाती है। वो इतना ज़्यादा नफरत करती है कि अपनी माँ को हटाने के लिए और अपने प्यार को पाने के लिए अपनी माँ की क्या कर देती है, हत्या कर देती है, और अपने पिता से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को वहाँ पर नाम दिया इलेक्ट्रा। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रा। तो ये चौंकने वाली बात नहीं। यहाँ पे तो अपने को बहुत अजीब लग रहा हो कि यार ऐसे भी होता है क्या, होता है बिल्कुल। आज अगर अपन राजस्थान की इतिहास की बात करें तो बहुत से राजा महाराजा के बारे में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक राजकुमार ने अपने पिता की हत्या कर दी,
एक राजा ने अपने बेटे की हत्या कर दी, एक राजा ने जो है अपने जो है जो बेटियां हैं उनको कैद में रख दिया, या अपने बेटियों ने अपने राजा रानियों को क्या कर दिया, कैद में। ऐसी बहुत सारी अपने जो है इतिहास में अपने को घटनाएं मिलती है, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहानी मिलती है कि राजकुमार जो है रानी अपनी माँ से प्रेम करता है तो अपने पिता को मृत्यु दे देता है, ऐसी प्रवृत्ति को इडिपस नाम दिया गया। और सेम जो कहानी है वो मिलती है राजकुमारी के संदर्भ में, और इसको कहा गया इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ध्यान में रखना है, इडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जिसके कारण ये विपरीत लिंग के प्रति क्या रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। आगे कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक शब्द और काम में लिया इन्होंने, नार्सिसिज्म, जो कि विकास को प्रभावित करता है। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म, इसे हिंदी में स्वयंमोह कहते हैं। सिगमंड फ्राइड कहता है कि प्राय लड़के लड़कियों में स्वयंमोह की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वयंमोह का मतलब होता है अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना। सिगमंड फ्राइड कहता है कि बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, प्राय मुख्य रूप से किशोरावस्था में आपने देखने को मिलती है। किशोर किशोरियां अपने से ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने उस के लिए जो शब्द काम में लिया है, जो वर्ड काम में लिया है, वो नार्सिसिज्म। तो प्रतियोगिता में आपसे पूछ लेगा स्वयंमोह की प्रवृत्ति है, या इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक लड़की प्राय दर्पण के सामने अपने आप को बार बार देखती है, बार बार निहारती है, तो फ्राइड के अनुसार उसमें कौन सी प्रवृत्ति है, तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति है, नार्सिसिज्म, यानी कि स्वयंमोह की उसमें क्या है, प्रवृत्ति है। तो ध्यान में रखना है, स्वयंमोह के लिए सिगमंड फ्राइड ने जो शब्द काम में लिया वो कौन सा है, नार्सिसिज्म। इसके अलावा इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर इस मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है, विचारधारा है, इसमें इन्होंने एक से मन के प्रकार बताए। मन के प्रकार, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने मानव मन के प्रकार बताए हैं, और मानव मन के इन्होंने प्रकार बताए हैं 3। कितने प्रकार बताए इन्होंने, 3। सिगमंड फ्राइड ने मानव मन के प्रकार बताए, कितने बताए, 3 बताए। अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस या हाफ कॉन्शियस माइंड। इंग्लिश में इसको बात करें तो इसको अपन अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। अब सिगमंड फ्राइड ने, जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, सिगमंड फ्राइड ने एक बर्फ़ की सिल्ली, या यूँ कह लीजिए एक बर्फ़ की जो चट्टान होती है उसकी तुलना करते हुए, प्रतीकात्मक रूप से उसकी तुलना करते हुए इन्होंने मानव मन के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए इन्होंने, 3 प्रकार। जैसे आपने ग्लेशियर देखे होंगे, अरे हकीकत में नहीं तो मोबाइल में तो देखे होंगे ना, मोबाइल में आपने ग्लेशियर देखे होंगे, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। जितने पहाड़ अपने को पत्थर के नहीं मिलते, उससे बड़े बड़े पहाड़ जो है बर्फ़ के होते हैं। ध्यान में रखना दोस्त, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर का क्या होता है, अधिकांश हिस्सा अंदर डूबा हुआ होता है, समुद्रों में डूबा हुआ होता है ना, और कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। ग्लेशियर मान लो जैसे ये पानी है, ठीक है, ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ के लो, तो उसका अधिकांश हिस्सा तो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, और कुछ हिस्सा उसका ऊपर क्या रहता है, तैरता हुआ रहता है। तो प्रतीकात्मक रूप से जो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये एक तरीके से मानव का क्या है, मन है, अधिकांश हिस्सा डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा क्या है, तैरता है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक पात्र ले लिया अपन ने, क्या ले लिया अपन ने, एक पात्र ले लिया, एक पात्र के अंदर अपन ने बर्फ़ की सिल्ली को क्या कर दिया, डुबो दिया। तो जब भी आप बर्फ़ की सिल्ली को डुबोगे तो आप देखोगे कि अधिकांश हिस्सा तो पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा और थोड़ा सा हिस्सा जो है ऊपर तैरता हुआ रहेगा। अब यहाँ पे सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, जो पानी के अंदर अधिकांश हिस्सा जो डूबा हुआ है वो है आपका अचेतन मन। अचेतन मन ये एक तरीके से क्या है, मानव मन है, मानव मन प्रतीकात्मक रूप से। और जो थोड़ा सा हिस्सा जो ऊपर तैर रहा है उसको इन्होंने नाम दे दिया चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। और बीच का जो ये आपको दिख रहा है, बीच की जो सतह है जिसमें अचेतन मन और चेतन मन की बीच की मध्य की अवस्था है, इसको इन्होंने नाम दे दिया अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन हाफ कॉन्शियस के लो या सबकॉन्शियस माइंड के लो। इन्होंने कहा मानव मन का अधिकांश जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, अचेतन मन का। ये 9/10 भाग या लगभग 90% होता है। लगभग कितना होता है, 90% होता है।
चेतन मन जो होता है थोड़ा सा हिस्सा वो मानव मन का सबसे कम होता है, 1/10 भाग या लगभग कितना होता है 10% होता है। और दोनों की मध्य की जो अवस्था बताई है, मध्य की अवस्था, उसको इन्होंने नाम दिया है अर्धचेतन मन। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या क्या, मानव मन के 3 प्रकार है, अचेतन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। सबसे पहले अचेतन मन के बारे में बताता है कि मानव मन के अंदर अचेतन मन जो होता है बचपन से अपने साथ बहुत सारी घटनाएं करती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपन ऐसा सोचते हैं कि अपन ने उसको क्या कर दिया है, भुला दिया है। अपन सोचते हैं कि मेमोरी में वो चीज़ें क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है जो पुरानी बातें हैं, कटु सत्य हैं, पुरानी लाइफ की जो घटनाएं हैं, वो हमारे माइंड के अचेतन मन में क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, जो कि कितने प्रतिशत हिस्सा होता है, 90%, 9/10 भाग होता है, वहाँ पे सुरक्षित हो जाती है। और वो कभी ना कभी अपने को याद जरूर आती है। कभी कभी अपन सोचते हैं कि यार अपन ने वो चीज़ें भुला दी है, लेकिन कभी ना कभी याद आती है। अगर आज मान लो पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में अगर आपका कोई साथी है जिसके साथ आप पढ़े हुए हो, ठीक है, अगर आप अभी याद करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं याद कर सकते। आप सोचोगे कि पता नहीं कौन कौन पढ़ते थे, पहली में मैं बहुत छोटा था, दूसरी में बहुत छोटा था। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दोस्त अपने सामने आ जाता है, और सामने आ जाता है तो फटाक से अपने को याद आ जाती है, यार ये तो उस स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, अरे यार ये तो वहाँ पे रहता था, बचपन में ही मेरे साथ खेला करता था, है ना। तो वो सारी बातें अपने को क्या आ जाती है, याद आ जाती है। लेकिन ऐसे याद करो याद आ जाएगी क्या, नहीं। लेकिन इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो सेव है। तो वो कहाँ पे सेव है, अचेतन मन, क्योंकि मन का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो होता है अचेतन मन का। किसका होता है, अचेतन मन का। फिर दूसरा जो मन का प्रकार बताया वो बताया चेतन मन। यहाँ पे सिगमंड फ्राइड कहता है जो भी अपने को कंटस्थ याद है, जो भी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, जो भी प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है, अपने सामने घटनाएं घट रही है, वो सारी चीज़ें चेतन मन का हिस्सा होती है, जो अपने को कंटस्थ याद है। जो भी चीज़ें अपने को वर्तमान में अच्छी तरीके से याद है, जो भी वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, वो किसका हिस्सा बताया, उसका चेतन मन का। और यह कितना हिस्सा होता है, यह 1/10 भाग होता है, यानी कि लगभग 10% मानव मन का होता है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। तीसरा बताया अर्धचेतन मन, बीच की अवस्था। बहुत बार क्या होता है कि बहुत चीज़ों को अपन याद करने की कोशिश करते हैं, याद आती है लेकिन अटक जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, याद आती है, अटक जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपन पढ़ के गए थे, लेकिन अपने को जो प्रश्न पढ़ते हैं अपने को लग जाता है कि यार ये तो प्रश्न बहुत ईजी है। जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यार इसका आंसर ये होगा, ये होगा। यानी कि वो चीज़ याद भी आ गई और पूरी तरीके से याद भी नहीं आई। ऐसा समझो, बचपन का कोई साथी दोस्त अपने को दिखाई देता है, देखने के बाद अपन सोचते हैं कि यार इसको कहीं देखा देखा लग रहा है, क्या है पता नहीं कौन है, कोई शादी में मिला है या कोई साड़ा है, क्या चक्कर है ना, इस प्रकार से। लेकिन पूरी तरीके से याद भी नहीं आता है। तो वो कौन से मन को प्रदर्शित करता है, अर्धचेतन मन को। किसको प्रदर्शित करता है, अर्धचेतन मन को। छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं और अच्छे से इसको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, और इसके घर वालों ने एक लड़की से इसकी क्या कर दी है, रिश्ता तय कर दिया, रिश्ता फिक्स कर दिया, क्योंकि ये लड़की बहुत ही क्या थी, इंटेलिजेंट थी। तो घर वालों ने सोचा कि इंटेलिजेंट लड़की है, लड़के के लिए अच्छी है, तो इन्होंने क्या कर दिया, रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय कर दिया, लेकिन लड़के को ये पसंद नहीं थी, क्योंकि लड़का किसी और को क्या करता था, पसंद करता था, कोई खोपचे में रख रखा था किसी को। तो लड़का किसी और को ही क्या करता था, पसंद करता था, लेकिन इसको पसंद नहीं करता था। घर वालों ने खूब समझाया, कर ले कर ले कर ले, बहन ने भी समझाया, दोस्तों ने भी समझाया, वो समझाया, लेकिन नहीं माना। क्योंकि प्यार में लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं ना, वैसे ये भी अंधा हो गया था, ठीक है। नहीं मान के घर वालों के अगेंस्ट में जाके इससे रिश्ते को तो ये कैंसिल करता है, इसके साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। शादी के बाद में 5 साल निकलते हैं, 6 साल निकलते हैं, 7-8 साल निकल जाते हैं। ज़िंदगी चल रही है, छोटी मोटी नौकरी लग जाती है, लाइफ ऐसे चल रही है। 5-7 साल बाद क्या होता है, एक दिन ये इसकी जो जिससे भाग के शादी की उसका मोबाइल चेक कर रहा होता है, और इसको पता चल रहा है कि ये जिसके साथ इसने शादी की वो इसको चीट कर रही है। यानी कि जिसको ये प्रेम करता है वो भी किसी और को प्रेम करती है। 7 साल बाद पता चलता है जिसको ये प्रेम करता है वो भी किसी और से क्या कर रही है, प्रेम कर रही है। अरे भाई साहब, टेंशन हो गई। एक तो घर वालों के खिलाफ जाके शादी की, प्रेम विवाह किया, और यहाँ पे तो कोई दूसरा ही जो है सिस्टम चल रहा है। टेंशन में आ जाता है। किस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, भारी व्यथा में आ जाता है। पुरानी बातें सब भूल गया वो, है ना, भारी व्यथा में। ऐसे ही जो है घर गृहस्थी चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, घर परिवार में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है बेचारा। और इसी टेंशन में और बहुत बड़ी टेंशन होती है कि वो ऑफिस के काम से
एक बार कलेक्टर के ऑफिस में जाता है। किसके ऑफिस में जाता है? कलेक्टर की ऑफिस में। कलेक्टर के ऑफिस में जाता है, ऑफिस का कोई काम कराना होता है, तो वहाँ पे अपनी अर्जी लेके जाता है, परमिशन लेता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में उसको एक लड़की मिलती है, और वो जो लड़की जो होती है कलेक्टर के पोस्ट पे, वो कौन होती है? वो यही होती है जिसका शुरुआत में उसके साथ क्या हुआ था, रिश्ता तय होना था, या घर वालों ने कहा था कि इसके साथ तू क्या कर ले, शादी कर ले। भाई साहब टेंशन में आ जाता है, अरे अरे मैंने क्या कर दिया। हाँ, एक तो मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो पता नहीं किससे प्रेम करती है, और जिसको मैंने छोड़ दिया आज वो क्या है, कलेक्टर है। और कम से कम कलेक्टर से शादी कर लेता तो आज कलेक्टर का लोग तो कहलाता, है ना। तो टेंशन में आ जाता है। अब देखो ये स्टोरी मैंने सुनी है, इसमें अब चीज़ देखने लायक है। जब तक ये कलेक्टर इससे नहीं मिली थी, पुरानी बातें उसने क्या कर दी थी, भुला दी थी। पुराने कितने रिश्ते आए, कितने उसने तोड़ दिए, सारी चीज़ें भुला दी। उसकी नई लाइफ है, 5-6 साल से उसने सेट कर दिया। पुरानी बातें उसने सबने भुला दी। इस लड़की को उसने भुला दिया था पूरी तरीके से, याद भी नहीं था, बस इतना सा याद था कि हाँ घर वालों ने एक रिश्ता किया था वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो जो बातें थी वो किस में चली गई, अचेतन मन में चली गई। किस में चली गई, अचेतन मन में। पुरानी बातें अपन भूलते नहीं है, वो अपने माइंड के अंदर कहीं ना कहीं सेव हो जाती है, वही तो है अचेतन मन। समझ में आ गया। जैसे ही कभी कभार वो किस में आ जाती है, चेतन मन में। जैसे ही उसने देखा कलेक्टर को, देखा कलेक्टर को देख के पुरानी बातें आ गई। अरे यार घर वालों ने कैसे इसके लिए मेरे लिए रिश्ता लाया था यार, कितना फोर्स किया था, इनके अगेंस्ट में जाके मैंने प्रेम विवाह किया वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें कहाँ पे आ गई भाई साहब, चेतन मन में आ गई। किस में आ गई, चेतन मन में। तो चेतन मन जागृत अवस्था को दर्शाता है, और अचेतन मन जो है पुरानी बातों को दर्शाता है, पुरानी घटनाओं को दर्शाता है। और अर्धचेतन मन किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, वो किसको दर्शाता है, अर्धचेतन मन को दर्शाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, तो वो ये समझने वाली बात है कि अचेतन मन की जो बातें होती है वो चेतन मन में आकर व्यक्ति को क्या कर देती है, कुसमायोजित कर देती है। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने। जैसे ही उसको पता चला कि ये जो कलेक्टर है इससे वही लड़की है जिससे मेरी शादी हो, जो है सगाई संबंधी होने वाला था, शादी होने वाली थी या रिश्ता तय हो चुका था, तो पुरानी बातें कहाँ पे आ गई थी, चेतन मन में। और चेतन मन में आने के बाद में और उसको क्या कर देती है, कुसमायोजित कर देती है। जैसे बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो बहुत बार उनके दोस्त मिलते हैं, और दोस्त मान लो अच्छी पोस्ट पे हैं तो उनको याद करते हैं, उनको बचपन की बातें याद आ जाती है। बचपन की बात याद आ जाती है कि किस पर हम साथ में किस प्रकार से हमने तैयारी की थी। मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट था फिर भी नौकरी नहीं लग पाया, ये मेरा दोस्त पढ़ाई में मेरे से कमज़ोर था फिर भी आज नौकरी जो है लग गया है। पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं, पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए थे, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। ये ज़्यादा हिस्सा, ये कम हिस्सा, और ये बीच की अवस्थिति। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, 2 बातें हैं। पहली बात तो क्या है, अचेतन मन की बातें चेतन मन में आकर व्यक्ति को कुसमायोजित कर देती है। और दूसरी बात क्या है, अचेतन मन की बातें चेतन मन में आकर व्यक्ति को मोटिवेट भी करती है। कुसमायोजित तो करती है लेकिन मोटिवेट भी करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोटिवेट कैसे करती है, तो मोटिवेट ऐसा करती है कि जो पुरानी बातें होती है वो कभी कभी अपने को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अपना दोस्त है, अगर वो नौकरी लग जाता है, ठीक है, नौकरी लगने के बाद में जब वो अपने सामने बार बार आता है तो पुरानी बातें जो है अपने को याद दिलाता है, या पुरानी बातें अपने को वापस से याद आती है, तो अपन सोचते हैं कि यार ये नौकरी लग गया तो अपन क्यों नौकरी नहीं लग सकते। तो वो अचेतन मन की बातें किस में आ जाती है, चेतन मन में आ जाती है। अतृप्त इच्छाएं, पुरानी बातें चेतन मन में आ जाती है, और वो अपने को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो यहाँ पे अब कंपटीशन के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है, मन के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सा अचेतन मन का, फिर कम चेतन मन का, और बीच की स्थिति है अर्धचेतन मन की। फिर आगे बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड ने अपने इस संप्रदाय के अंदर जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। तो व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, एक व्यक्तित्व है इड, दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो, इड को अपन इद कह सकते हैं, इद, या उपह कह सकते हैं, या इदम कह सकते हैं। इसको अह कह सकते हैं या अहम कह सकते हैं। इसको परा अह कह सकते हैं या परम अहम कह सकते हैं।
ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। अब इन व्यक्तित्व को समझने के लिए थोड़ा सा और पहले चलते हैं। अपने हिंदू संस्कृति के अंदर एक सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है गीता, और गीता में व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना के जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना शब्द है ना, पर्सनैलिटी, जिसका अर्थ क्या होता है मुखौटा, मास्क या नकाब, यानी कि बाहरी आवरण को अपन क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन वर्तमान में बाह्य प्लस आंतरिक गुणों के योग को क्या कहा जाता है, पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो प्राचीन बात करें तो गीता का जो धर्म ग्रंथ है अपना, गीता जो पुस्तक है उसमें व्यक्तित्व के 3 प्रकार बता रखे हैं। अगर उसको आपने पढ़ रखा है तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। 3 प्रकार के जो है उसमें व्यक्तित्व बता रखे हैं। कौन कौन से बता रखे हैं? एक तो है तमोगुणी, एक है रजोगुणी और एक है सतोगुणी। ये 3 प्रकार के, रजो, तमो, रजो, सतो, ये 3 प्रकार के अपने व्यक्तित्व के प्रकार बता रखे हैं गीता ग्रंथ में। ठीक है। तमोगुणी जिसमें तामसी प्रवृत्ति पाई जाती है, निकृष्ट व्यक्ति होता है जो अपने सुख की चाह में रहता है, हमेशा खुद की जो है संतुष्टि चाहता है। रजोगुणी जो कर्मशील होता है, कार्य को मुख्य मानता है, कर्मशील होता है, कार्य प्रधान है। सतोगुणी जो सात्विक होता है, सत्य धर्म की प्रधानता के कारण उसमें आध्यात्मिकता आती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, भगवान में ज़्यादा विश्वास रखने वाला, वो कौन सा होता है, सतोगुणी। तो ये 3 अपने गीता धर्म में बता रखा है व्यक्तित्व के प्रकार। ऐसे ही 3 प्रकार बताए हैं, किसने बताए हैं, सिगमंड फ्रायड ने। ये कहता है व्यक्तित्व के अंदर 3 प्रकार है, एक इड, एक ईगो, एक सुपर ईगो। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इड व्यक्तित्व जो है वह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, प्लीजर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ईगो व्यक्तित्व वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर ईगो नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, या यूँ कह लीजिए धार्मिकता या आध्यात्मिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। धार्मिकता या आध्यात्मिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे सिगमंड फ्रायड क्या कहता है, जिसमें इड व्यक्तित्व पाया जाता है, इदम व्यक्तित्व पाया जाता है, वो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, गलत कार्य करता है, खुद की चाह में रहता है, खुद की सुख की चाह में रहता है, खुद के लिए कार्य करता है, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाला है, केवल वो इसलिए सेवन कर रहा है कि उसको खुद को मजा आना चाहिए, तो उसमें कौन सा व्यक्तित्व है, इड व्यक्तित्व। एक ऐसा व्यक्ति जो यौन दुराचार कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है खुद के मजे के लिए, तो उसमें कौन सा व्यक्तित्व है, इड व्यक्तित्व। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ खुद की चाह, खुद खुश रहने चाहिए, खुद का शरीर अच्छा रहना चाहिए, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कौन सा व्यक्तित्व है, इड व्यक्तित्व। एक है ईगो व्यक्तित्व। सिगमंड फ्रायड कहता है कि ये जो ईगो व्यक्तित्व होता है ये सबसे अच्छा होता है, ये रियलिस्टिक वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यथार्थ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कोई भी कार्य करता है तो ये व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं या जिसमें ये व्यक्तित्व पाया जाता है, ईगो व्यक्तित्व है, तो वह ये देखते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, वर्तमान की क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे मुझको क्या फ़ायदा है, दूसरों को कितना फ़ायदा है, दूसरों को नुकसान तो है या नहीं है। ऐसा सोचकर जो कार्य करने वाला शख्स होता है, समायोजन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला शख्स होता है, उसमें ईगो व्यक्तित्व पाया जाता है। ईगो व्यक्तित्व इड में और सुपर ईगो में समायोजन का कार्य भी करता है। जब अपने पर ईगो इड हावी हो जाता है तो ईगो व्यक्ति समायोजन करता है, सुपर ईगो हावी होने लगता है तो ईगो क्या करता है, उसमें समायोजन करता है। लेकिन केवल इड हावी हो गया तो भी अपन अनएडजस्टमेंट हो जाएंगे, कुसमायोजित हो जाएंगे, और सुपर ईगो हावी हो गया तो भी अपन क्या हो जाएंगे, कुसमायोजित हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा सिगमंड फ्रायड ने किसको बताया, ईगो को बताया, अहम को बताया है। उसके बाद बात करें सुपर ईगो। सुपर ईगो परा है, ये नैतिकता या धार्मिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कहता है कि इस धरती पे अपन ने जन्म लिया है तो क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, जो कुछ भी है वो ऊपर का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान ही सब कुछ है। ठीक है। ये भी व्यक्ति को कुसमायोजित कर देती। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। वो अपने परिवार के जो दायित्व है उनको नहीं संभालते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं और एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं। कौन से व्यक्तित्व वाले, सुपर ईगो वाले। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड क्या कहता है, सिगमंड फ्रायड कहता है कि जो जिसे अपन ने पढ़ा था पहले गीता के अंदर तमोगुणी, तो कौन सा हो गया, इड, रजोगुणी ईगो, और एक अपन ने पढ़ा था सतोगुणी, वो कौन सा हो गया, सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रायड क्या कहता है, सिगमंड फ्रायड कहता है कि इसकी अधिकता और इसकी अधिकता ये दोनों ही जो है व्यक्ति को क्या कर देती है, कुसमायोजित कर देती है, जबकि ईगो जो है ये व्यक्ति को समायोजन में रखता है। कैसे, इसको ऐसे समझो।
आप कभी कभी जब जाते हो बस स्टॉप पे जाते हो या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो बस स्टॉप, तो वहाँ पे आपको भिखारी ज़रूर मिलते हैं। भिखारी मिलते हैं तो भिखारी आपसे क्या मांगते हैं? भीख ही तो मांगेंगे, ठीक है। क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं, खाना मांगते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपके सामने 3 व्यक्तित्व है, अगर आपके अंदर इड भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है और सुपर ईगो भी हो सकता है। इड व्यक्तित्व है तो आप भिखारी को देख के खुद भिखारी बन जाओगे और उसके पैसे चुराने की क्या करोगे? कोशिश करोगे। वो अगर मान लो कि कोई बर्गर खा रहा है तो आप सोचोगे कि मैं भी उस बर्गर को छीन के क्या कर लूँ, खा लूँ। कौन सा व्यक्तित्व है? इड व्यक्तित्व। जबकि ईगो व्यक्तित्व देखेगा कि इसकी कितनी नीड है, मेरे को कितनी नीड है, मेरे जेब में अगर 1000 रुपये है तो मेरे को कितनी की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा अगर पैसे हैं तो मैं इसकी भी मदद कर दूं और मेरे पास पैसे उससे मेरा भी क्या चल जाए, काम चल जाए। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होता है? ईगो वाला। और सुपर ईगो, अरे अपना क्या है, हम पैदा ही किसके लिए हुए हैं? दूसरों की सहायता के लिए हुए हैं। तो वो क्या करता है, अपने पास जो भी चीज़ें होती है वो भिखारी को क्या कर देती है? दान दे देता है। अपने पास जो भी चीज़ें वो भिखारी को क्या कर देता है? दान देता है। अपने कपड़े हैं खोल के दे देगा, ले। अपने जो है पूरे कपड़े खोल के दे देगा, ले। तो क्या वो समायोजन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, ये व्यक्तित्व और ये व्यक्तित्व दोनों ही व्यक्तित्व जो है व्यक्ति को क्या कर देते हैं? कुसमायोजित कर देते हैं। जबकि ईगो व्यक्तित्व समायोजन में रखते हैं, समायोजित रखते हैं। ऐसा किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ध्यान में रखना है, इड व्यक्तित्व जो है उसका जो संबंध बताया गया है वो है किससे? अचेतन मन से, क्योंकि इसमें पुरानी बातें होती है, अतृप्त इच्छाएं होती है। और ईगो व्यक्तित्व का जो संबंध बताया है वो किससे बताया? चेतन मन से, क्योंकि जागृत अवस्था को जो दर्शाता है वो कौन सा होता है? चेतन मन। ये दो ही है, तीसरे के ध्यान में नहीं रखना। तो अचेतन मन का संबंध किससे है? इड से है। चेतन मन का संबंध किससे है? ईगो से है। अब तीसरा ये मत कर देना कि सुपर ईगो का संबंध जो है अर्ध चेतन से, गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी, अचेतन मन का संबंध इड से और चेतन मन का संबंध किससे होता है? ईगो से होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं। अब इसके आगे अपन बात करते हैं शैशव कामुकता। सिगमंड फ्राइड ने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया है वो है शैशव कामुकता। शैशव कामुकता, शैशव कामुकता। सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है जो काम प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति को उन्होंने क्या नाम दिया था? लिबिडो। लिबिडो, लिबिडो। ये बच्चे में कब से पाई जाती है? जन्म से पाई जाती है। कब से पाई जाती है? जन्म से पाई जाती है। और सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति होती है, शिशुओं में काम प्रवृत्ति होती है और यह दूसरी अवस्था से ज्यादा होती है, प्रबल होती है। यानी कि अपने से भी ज्यादा जो है वो शिशुओं में ज्यादा काम प्रवृत्ति होती है। ऐसा किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। हालांकि काफ़ी उस समय में काफ़ी इनके जो है विरोध हुआ करते थे, लोग इनकी विचारधारा को मानते नहीं थे, लेकिन वर्तमान में इन्हीं विचारधारा को आगे लेके मेडिकल साइंस में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारे नियम दिए गए हैं। मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान में इनको पिता के रूप में, जनक के रूप में माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। तो इनका मानना था कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति होती है, प्रबल होती है, ज़्यादा होती है, और शिशु जो है अलग अलग समय में इसको अलग अलग तरीके से क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, जो कि इसके बाद वाले सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद वाले सिद्धांत में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहाँ पे तो आपको ध्यान में रखना है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार शिशुओं में क्या पाई जाती है? कामुकता पाई जाती है। कामुकता पाई जाती है और वो कामुकता अन्य अवस्थाओं से क्या होती है? ज़्यादा प्रबल होती है। ऐसा किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। इसी विचारधारा को लेकर इनका एक शिष्य है जिन्हें युंग कहते हैं। क्या कहते हैं? युंग। युंग। इन दोनों के बीच में, सिगमंड फ्राइड के और जुंग के बीच में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। इन्होंने कहा कि शिशु के विकास में शिशुओं में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। शिशुओं के विकास में सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इस विचारधारा को इन्होंने नाम दिया विश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक सिद्धांत। यानी कि अगर आपसे पूछ ले वे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका नाम आ जाना चाहिए सिगमंड फ्राइड, और विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका नाम आ जाना चाहिए जुंग या युंग। चीज़ें वही है, सेम है। ये पूर्णतः उसके क्या थे? समर्थक थे, उनके शिष्य थे, लेकिन एक बात से असहमत थे, और वो कौन सी थी? शैशव कामुकता की। ये कहते हैं कि जुंग या युंग कहते हैं शिशुओं में काम प्रवृत्ति नहीं होती है, बालक के विकास में सांस्कृतिक कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इनकी जो विचारधारा वो किस नाम से जानी जाती है? विश्लेषणात्मक नाम से जानी जाती है, और इन्होंने जो विचारधारा दी उसे अपन विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है, 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां।
मूल प्रवृत्तियाँ। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, दो प्रकार के, एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोज कहते हैं। इसे थनेटोज कहते हैं। इरोज को निर्माणकारी मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं और इसको विध्वंसकारी मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे जिजीरविसा भी कहते हैं, इसे मुमूर्षा भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? मूल प्रवृत्ति क्या चीज़ है? तो ये तो पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, ये सारा एक टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे दो लड़के हैं, दो लड़कों में लड़ाई हो गई तो जाहिर सी बात है इनके अंदर आवेश आएगा, इनको क्रोध आएगा, ये चाहेंगे कि एक दूसरे की क्या कर दे, पिटाई कर दे। या ये भी हो सकता है कि ये लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो जब लड़ाई हो गई है तो मान लो जैसे इस बच्चे की बात कर रहे हैं, इसके मन में क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। ये चाहता है कि मैं इसको क्या कर दूँ? पीट दूँ। तो ये जो क्रोध होते हैं, उत्तेजित दशा को जो भी चीज़ें दर्शाती है उसको अपन संवेग कहते हैं, इमोशन। वरुण धवन का एक गाना सुना होगा कि मन में इमोशन जागे रे, हाँ, अब उसका इमोशन जग रहा है ना। इमोशन का मतलब होता है संवेग। तो यहाँ पे जो क्रोध है, ये क्रोध क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। और जब संवेग जो है उत्पन्न हो जाते हैं, संवेगों के बाद में जो व्यवहार किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, उसको अपन कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। यानी कि संवेगों के बाद में की जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। अब क्रोध के बाद में क्या करेगा? झिंगी लाला हुथोड़ी करेगा। क्रोध के बाद में तो लड़ाई करेगा। तो क्रोध के बाद में लड़ाई करना, युद्ध करना, युयुत्सा करना, है ना, लड़ाई करना, मारपीट करना। तो क्रोध के बाद में युद्ध करना, ये युद्ध करना क्या कहलाएगी? आपकी मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। समझ में आया? एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए छोटा है, इसको डर लग रहा है, इससे लड़ाई तो हो गई है लेकिन डर लग रहा है। अब डर भी उत्तेजित दशा है। डर भी क्या है? उत्तेजित दशा। तो ये डर है, ये संवेग है। डर क्या है? संवेग है, इमोशन, जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे इमोशन। इमोवरी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था, एक प्रश्न पूछ लिया था कि सर डोटासरा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मैं तो उस समय सुना नहीं है। मैंने कहा यार मेरे को तो पता नहीं है कि सर डोटासरा शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के डोट्यूस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चकमा देना या भ्रमित करना। मेरे को पता नहीं था कि वो शिक्षा मंत्री की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो डर की बात कर रहे हैं, वो डर क्या है? संवेग है। डर लगने के बाद में क्रिया करेगा। संवेगों के बाद में जो क्रिया की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो डर के बाद में क्रिया करेगा। डर के बाद में क्या क्रिया करेगा? पलायन, यानी कि भागेगा। वो इस स्थिति को से दूर जाने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, लड़ाई नहीं करने की कोशिश करेगा। तो ये पलायन कर रहा है। ये पलायन यहाँ पे क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इसको अपन और डीप तरीके से पढ़ेंगे, गहन तरीके से पढ़ेंगे। आपको तो सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि संवेगों के बाद में जो अपन क्रिया करते हैं, जैसे क्रोध आ रहा है तो लड़ाई अपन कर रहे हैं, तो लड़ाई करना मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। डर अपने को लग रहा है तो डर लगने के बाद में अपन भाग रहे हैं, स्थिति से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्ति कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, सिगमंड फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक कौन सी है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति वे मूल प्रवृत्ति होती है जो जीवन जीने में सहायता देती है। जैसे अगर अपन ने बात की लिबिडो, तो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड कहता है कि ये जीवन मूल प्रवृत्ति है, जीवन जीने में क्या है? सहायता करती है अपनी। इसके अलावा प्रेम करना हो गया है, प्रशंसा करना हो गया है, ये सारी क्या है? जीवन मूल प्रवृत्ति है, जिसको इन्होंने नाम दे दिया है इरोज, जिजीरविसा। और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो आपको विनाश की ओर ले जाती है, विध्वंस की ओर ले जाती है। जैसे क्रोध करना हुआ है, निर्दयता हो गया है, मारपीट करना हो गया है, किसी की निंदा करना हो गया है। ये कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं? तो ये है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से इन्होंने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है? दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो अपन ने पढ़ लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई है। इसके अलावा जो है मनोलिंगी विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, और कुछ बातें जो है अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।